हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे खान सर का जो है बिहार पुलिस का न्यू बुक जो है टॉनिक बुक, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। इतिहास। इतिहास की दुनिया, भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोजें नए देशों, समुद्री मार्गों और स्थानों का पता लगाने का वह दौर था। यूरोपीय देशों ने दुनिया के अन्य हिस्सों की खोज शुरू की। ठीक है, 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक चली ये समुद्री यात्राएं। कब से कब? तो 15वीं से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, चली ये मध्य समुद्री यात्राएं और खोजें विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाएं थी, जिन्होंने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। इन अभियानों ने विश्व के भूगोल, व्यापार, सांस्कृतिक और राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप, यानी कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्सों का जो है जुड़ाव विश्व के साथ हुआ। अब देखिए, भौगोलिक खोज के कारण। भौगोलिक खोजें किसी एक कारण से नहीं हुई, बल्कि कई कारणों का परिणाम थी। ठीक है, कई कारणों का जो है ये परिणाम था। जेरूशलम पर अधिकार। मध्य युग में पहले अरबों और फिर तुर्कों ने बड़ा अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य जो है स्थापित किया। 11वीं और 12वीं में, यानी कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में, जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जेरूशलम को लेकर धार्मिक युद्ध हुए, तब यूरोपीय लोगों को एशियाई देशों की जो है शक्ति का एहसास हुआ। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव रखी। कौन से? तो पुनर्जागरण की नींव तो जेरूशलम पर अधिकार। ठीक है, देखिए, कुश्तुन दुनिया का पतन 1453। ठीक है, कुश्तुन दुनिया का जो है कुस्तुनतुनिया का पतन 1300 यानी कि 1453। तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया, जो कि यूरोप और एशियाई के बीच महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था, ठीक है, उसी पर जो है कब्जा कर लिया। तुर्कों ने इस मार्ग पर यूरोपीय व्यापारियों से भारी कर वसूलना शुरू कर दिया और बाद में क्या किया? बाद में जो है इसे बंद कर दिया। इस वजह से यूरोपीय व्यापारियों को भारत और पूर्वी देश से व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। किस लिए? तो वो जो है यूरोपीय व्यापारी से भारी कर वसूल करना भारी कर वसूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तुर्कों ने इसके बाद जो है रास्ता भी बंद कर दिया, इसीलिए जो है नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। देखिए, वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार यहाँ पे दिया गया है। पहला जो है यहाँ पे कपास। यूरोपवासियों ने कपास अर्थात दिशा सूचक का ज्ञान अरबों से सीखा था, जिससे जो है खुले समुद्र में भटकने का खतरा कम हो गया था। ठीक है, नई किस्म के जहाजों का निर्माण, ठीक है, करावेल। पुर्तगाल में विकसित ये हल्के और तेज गति वाले जहाज थे, ठीक है, जिनमें पाल और पतवार दोनों होते थे, जिन्हें कैरावेल नाम से जाना जाता था, जिससे ये लंबी समुद्री यात्राओं के लिए उपयुक्त थे। ठीक है, एस्ट्रेलैब, ठीक है, जो सूर्य की ऊंचाई मापक, ठीक है, यह यंत्र जो है अक्षांश जांचने में मदद करता था। ठीक है, जिससे नाविक सही स्थिति का पता लगा सकते थे। किससे? तो एस्ट्रोलैब से। और मानचित्र कला में सुधार। नए अधिक सटीक मानचित्र बनने लगे, जिससे यात्रा आसान हुई। शासकों का प्रोत्साहन। स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने नाविकों और खोजकर्ताओं को वित्तीय सहायता, जहाज और अन्य संसाधनों से प्रोत्साहित किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। किस? पुर्तगाल के राजकुमार कौन? तो हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। और स्पेन की रानी इसाबेला ने समुद्री यात्राओं और अन्वेषण को जो है काफी प्रोत्साहित किया।
नए उपकरणों और यानी देखिए प्रमुख खोजकर्ताओं और उनकी खोजें। नए उपकरणों और साहस की मदद से यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे, जैसे पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम डियाज क्रिस्टोफर कोलंबस, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, ठीक है, अमेरिका वेस्पुची, मैगल यानी कि मैगलन और कैप्टन कुक आदि ने देशों की खोज की। ठीक है, ये सब जो है देश की खोज करने वाले का नाम है। भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में मदद की। ठीक है, वे भारत के मालाबार तट पहुंचे, जहां स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। सर जॉन और सेबास्टिन केबॉट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। पुर्तगाली पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि, चीन के शासक कुवलय खां के दरबार में वैभव का जो है वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। यहाँ पर जो है बार्थोल्यूमू डियाज के बारे में दिया गया है। ये कब, तो समय जो है इसका समय 1488 ईस्वी। ठीक है, उन्होंने अफ्रीका के पश्चिम तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक का सफर तय किया, जिसे उन्होंने केप ऑफ स्मॉल यानी कि स्टॉर्म्स नाम दिया। कौन, तो बार्थोल्यूम डियाज ने। ठीक है, पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने बाद में इसका नाम बदलकर उत्तम आशा अंतरीप यानी कि रख दिया, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण खोज और एशिया के साथ संभावित व्यापार का प्रतिनिधित्व करता था। आगे है क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये जो है यानी कि इतालवी स्पेन की ओर से। ठीक है, कौन, तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1900 जो है कब, तो 92 ईस्वी में खोज जो है भारत की खोज किया था। ठीक है, भारत की खोज के लिए पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा पर निकला। अटलांटिक महासागर को पार करते हुए वह बहामास के एक द्वीप पर पहुंचा। ठीक है, जिसे उसने कौन सा, तो सल्वाडोर नाम दिया। उसने गलती से इसे भारत समझा और वहां के निवासी को रेड इंडियन कहा। वास्तव में उसे अमेरिका की खोज की। ठीक है, उसने जो है किसकी खोज की, तो अमेरिका की, जिसे बाद में नई दुनिया कहा गया। आगे है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कब आया, तो ये पुर्तगाली था 1498 ईस्वी। बर्थोल्यूम डियाज के मार्ग का अनुसरण करते हुए उत्तम आशा अंतरीप से जो है आगे बढ़ा और हिंदी महासागर को पार करते हुए भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। उसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की, जिसे भारत के साथ व्यापार का एक नया अध्याय जो है शुरू हुआ। अगला है अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, ये जो है इतालवी था। ये जो है समय जो है इसका 1499 ईस्वी और 501 से जो है 502 ईस्वी। कोलंबस के बाद अटलांटिक के पार की यात्रा की। ठीक है, ये जो है कोलंबस के बाद अटलांटिक के पार की जो है यात्रा की। उसे स्पष्ट किया कि कोलंबस यानी कि उसने जो है स्पष्ट किया कि कोलंबस द्वारा खोजा गया स्थान भारत नहीं है, बल्कि एक नया महाद्वीप है। उसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा, यानी कि अमीरेगो वेस्पुची। ठीक है, खोज जो है यहाँ पे अगला है यानी कि क्या है, तो फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, ये जो है पुर्तगाली स्पेन की ओर से था। ठीक है, ये जो है इसका समय कब है, तो समय जो है 1519 ईस्वी से में जो है यात्रा, ठीक है, शुरू की। खोज जो है इसका विश्व का जो है चक्कर लगाने वाला पहला नाविक था। उसने अटलांटिक से प्रशांत महासागर में प्रवेश किया, जिससे उस यानी कि जिसे उसने शांत होने के कारण जो है फिलीपींस प्रशांत महासागर जो है नाम दिया। फिलीपींस में स्थानीय लोगों से संघर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1521 में जो है
ठीक है। लेकिन उसके दल के बचे हुए सदस्यों ने यह यात्रा पूरी की और 1522 ईस्वी में स्पेन स्पेन जो है वापस लौटे। इस गांजा ने पृथ्वी यानी कि इस गांजा ने पृथ्वी के गोल होने के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से सिद्ध किया। अगला जो है क्या है, तो कैप्टन जेम्स कुक, यानी कि कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटिश था। ठीक है, समय इसका जो है 18वीं शताब्दी, ठीक है, 1768 से लेके 1779 तक था। ठीक है, खोज जो है ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कई द्वीपों की विस्तृत खोज और मानचित्र किया। यानी कि इसे किसका खोज, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कई द्वीपों की विस्तृत खोज और मानचित्रण किया। अगला है भौगोलिक खोज के परिणाम। भौगोलिक खोज के परिणाम, तो देखिए कितने पार्ट, तो व्यापारिक वाणिज्य पर प्रभाव, वाणिज्य का विकास, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। ठीक है, ये सब यहाँ पे पार्ट दिया गया है। ईसाई धर्म एवं पश्चिम सभ्यता का प्रसार, दास व्यापार का विकास, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। व्यापारिक क्रांति और नए व्यापारिक मार्गों का विकास। यूरोपीय व्यापार जो पहले भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक सीमित जो है सीमित था, भौगोलिक खोज के बाद अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों तक फैल गया। ठीक है, यानी कि भौगोलिक खोज के बाद अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों तक फैल गया। यूरोप और एशिया के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ, जिससे व्यापार की जो है मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मसालों, रेशम, चाय, चीनी, नील आदि वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई। उपनिवेशवाद का उदय। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस जैसे देशों में ऐसी कई कंपनियां बनी जिनमें कुछ व्यापारियों द्वारा प्रायोजित थी और कुछ राज्य द्वारा समर्पित यानी कि समर्थित। बाद में अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य द्वीपों में उपनिवेश और यानी कि उपनिवेश और बस्तियां बसाई गई। शुरुआत में जो है पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश बनाने में आगे थे, लेकिन 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। अगला है भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडन यानी कि स्वीडिश 1731 में आए। ठीक है, ये सब यानी कि पुर्तगाली का आगमन कब हुआ, तो 1498। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, 1600, डच कब आया था, 1602, डेनिश कब आया था, 1616, फ्रांसीसी कब आया था, 1664, स्वीडिश कब आया था, 1731। ठीक है, अब देखिए नई फसलों और वस्तुओं का आदान प्रदान। भौगोलिक खोज से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्र में गए। आलू, मक्का, मटर यानी कि टमाटर, तंबाकू और मिर्च जैसी फसलें अमेरिका से यूरोप गई। गेहूं, जौ, चावल, गन्ना ये सब जो है, कपास, घोड़े जैसे पशुधन यूरोप से अमेरिका ले जाए गए। ठीक है, और दास, देखिए दास व्यापार का विकास। ऊपर कौन था, तो ऊपर था नई फसलों और वस्तुओं का आदान प्रदान, ये तो सब समझ जाता है। दास व्यापार का विकास देखिए, अमेरिका में कृषि यानी कि विशेषकर गन्ने और कपास के बगानों के लिए श्रम की आवश्यकता बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका से बड़े पैमाने पर लोग को गुलाम बनाकर जो है अमेरिका से लाया गया, जिससे भयानक
अटलांटिक दास व्यापार का उदय हुआ। अटलांटिक दास व्यापार का उदय क्यों हुआ? तो अमेरिका से जो है, कहाँ से? तो अफ्रीका से, अमेरिका से नहीं, अफ्रीका से बड़े पैमाने पर लोगों को गुलाम बनाकर जो है अमेरिका ले जाया गया। इससे जो है अटलांटिक दास व्यापार का जो है उदय हुआ। नवीन भौगोलिक ज्ञान का प्रसार, दुनिया के मानचित्रों में सुधार हुआ और वे अधिक सटीक बनने लगे। पृथ्वी के गोल होने का सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित हो गया। नवीन भौगोलिक ज्ञान का प्रसार में दूरबीन के आविष्कार से समुद्रिक अभियानों में बहुत सहायता मिली। ठीक है, अब देखिए यूरोपीय शक्तियों का विस्तार। यूरोपीय शक्तियों का विस्तार, इन खोजों ने यूरोपीय देशों, विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन और फ्रांस को आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली बना दिया। पुर्तगाल अटलांटिक महासागर तथा स्पेन अटलांटिक और भूमध्य सागर के पास व्यवस्थित हैं। वे विश्व व्यापार और राजनीतिक केंद्र बन गए, यानी कि वो जो है विश्व व्यापार और राजनीतिक के केंद्र बन गए। वाणिज्य क्रांति, वाणिज्य क्रांति, विश्व स्तर पर व्यापार के विस्तार से वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा मिला। किससे? तो विश्व स्तर पर व्यापार के विस्तार से वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा मिला, जिसमें बैंकों, वित्तीय स्थानों और व्यापारिक कंपनियों का विकास हुआ। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रिम था। कौन? तो स्पेन। आगे देखिए अन्य परिणाम जो है यहाँ पे, यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव, भूमध्य सागर में महत्व में वृद्धि, भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि, सैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि, पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्य का विकास। ये कब हुआ? ये सब तो वाणिज्यिक क्रांति के समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम कब? तो 1775 से 1783 ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा अपनी मातृभूमि ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त के लिए लड़ा गया एक ऐतिहासिक संघर्ष था। किसके लिए? तो मातृभूमि, अपनी मातृभूमि ग्रेट ब्रिटेन से लड़ा था। किससे? तो अपनी जो है किससे लड़ा था? तो ग्रेट ब्रिटेन से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था। ठीक है, और कब से कब तक? तो 1775 से 1783 ईस्वी तक। यह आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिनसे लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गणराज्य के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। अमेरिकी उपनिवेशवाद, यानी कि अमेरिकी उपनिवेशवाद यानी कि उपनिवेशों का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 उपनिवेशवाद स्थापित किए थे। कितने? तो 13। ठीक है, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कितने? तो 13 उपनिवेशवाद स्थापित किए थे। ठीक है, इन उपनिवेशों को नई दुनिया कहा गया। उन्होंने इंग्लैंड के कानून और व्यवस्था के तहत जो है चलाया जाता था। ये उन्हें जो है इंग्लैंड के कानून और व्यवस्था के तहत चलाया जाता था। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहा गया? तो नई दुनिया कहा गया, और उन्हें इंग्लैंड के कानून और व्यवस्थाओं के तहत चलाया जाता था। अमेरिका के 13 उपनिवेश, ठीक है, यानी कि 13 उपनिवेश, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक यानी कि कनेक्टिक, ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलाइना, दक्षिणी कैरोलाइना, जॉर्जिया इत्यादि। ठीक है, ये जो है 13 जो है क्या है? उपनिवेश है। ठीक है, और कितना इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका पर कितना उपनिवेश स्थापित किया था? तो 13। स्वतंत्रता संग्राम के कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे? उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, मध्य वर्ग का उदय, भौगोलिक दूरी, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। ठीक है, ये सब कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, तत्कालीन कारण यानी कि बोस्टन चाय पार्टी। आगे क्या है? औपनिवेशिक शोषण और नियंत्रण। ठीक है, तो इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालने
ते ही जो है अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। नेविगेशन एक्ट 1661 इस कानून के तहत उपनिवेशों से विदेशी व्यापार के लिए केवल अंग्रेजी जहाजों का उपयोग किया जा सकता था। ठीक है, नेविगेशन एक्ट के तहत 1651। ठीक है, औद्योगिक अधिनियम 1699 उपनिवेशों को ऊनी वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात से प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, औद्योगिक अधिनियम कितना, तो 1699 में उपनिवेशों को ऊनी वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात से प्रतिबंधित किया गया। शुगर एक्ट 1773 उपनिवेशों में विदेशी चीनी के आयात पर उच्च शुल्क लगाया गया। ठीक है, शुगर एक्ट 1733 में उपनिवेशों में विदेशी चीनी के आयात पर उच्च शुल्क लगाया गया। करेंसी एक्ट 1751 उपनिवेशों को अपनी मुद्रा जारी करने से रोक दिया। ठीक है, करेंसी एक्ट जो है 1751 के तहत उपनिवेशों को अपनी मुद्रा जारी करने से रोक दिया गया। आगे है धार्मिक सुधार, यानी कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। जहां एक ओर ब्रिटिशवादी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के अधिपत्य में विश्वास करते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन यानी कि प्यूरिटन मतावलंबी थी। ठीक है, ब्रिटिश समाज समाजवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी जो है समाज समता मूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। अब देखिए यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव कब से कब तक। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव कब से कब तक, तो 1756 से 1763 तक। ठीक है, 1756 से 1763 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इस युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई थी, जिससे अमेरिका में फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हो गया। ठीक है, जिससे अमेरिका में जो है फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हो गया। और कब से कब तक, तो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया तो 1756 से 1763 तक। आगे देखिए अनुचित कराधान, स्टैंप एक्ट 1765। ठीक है, स्टैंप एक्ट 1765 तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टैंप एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग यानी कि शिलंग का स्टैंप लगाना अनिवार्य था। अब आगे देखिए टाउनशेंड एक्ट 1767। यह जो है 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया, जैसे चाय, शीशा, कागज, कांच जैसे आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाया। आगे देखिए उपनिवेशों का नारा था। क्या था उपनिवेशों का नारा, तो सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि क्या था, तो सैमुअल जो है एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, नो एक्शन विदाउट प्रिपरेशंस का नारा लगाया। ठीक है, यानी कि क्या, तो ये जो है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं जो है क्या किए, तो स्थापित की। आगे है क्या, तो बोस्टन की यानी कि बोस्टन टी पार्टी 1773 है ये। ठीक है, कब, तो 1773 बोस्टन टी पार्टी 1773। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय बेचने का एक अधिकार दिया गया, जिससे उपनिवेशों के चाय व्यापारियों को नुकसान हुआ। ठीक है, विरोध में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी नागरिक ने
वेस्टर्न बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दिए। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्या किया था? क्या किया था? तो 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिकाओं के चाय बेचने का एक अधिकार दिया गया, जिसमें उपनिवेशों के चाय व्यापारी को नुकसान हुआ। ठीक है, जिससे जो है विरोध में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कौन, तो अमेरिकी नागरिक ने बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में जो चाय की पेटियां थी उसको समुद्र में फेंक दिया। इसको जो है क्या, तो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिकों का प्रभाव। जॉन लॉक क्या है, तो जॉन लॉक, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो है सिद्धांत दिया और कहा कि सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो लोग इसे बदलने का अधिकार रखते हैं। अगला है थॉमस यानी कि थॉमस पेन। उनकी पुस्तक 1776 में कॉमन सेंस ने उपनिवेशों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने यानी कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। यानी कि थॉमस पेन। ठीक है, पेन यानी कि उनकी पुस्तक 1776 में जो है कॉमन सेंस ने उपनिवेशों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, क्या है, तो उनके विचारों ने भी अमेरिकी नेताओं को प्रभावित किया। आगे है स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं। प्रथम महादेशीय सम्मेलन 1774। कब? तो प्रथम महादेशीय सम्मेलन 1774। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। द्वितीय महादेशीय सम्मेलन 1776। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में जो है दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार करने के बाद उपनिवेशों ने सैन्य कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। कब? तो 1776 का ये बात है। आगे है स्वतंत्रता की घोषणा। 4 जुलाई। कब? तो 1776 जो है 4 जुलाई 1776 थॉमस नेफरसन यानी कि नेफरसन द्वारा मसौदा तैयार किया गया। अमेरिका में प्रतिवर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों पर जोर दिया गया। यह घोषणा पत्र अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का मूल आधार बना। ठीक है, कब हुआ? तो 4 जुलाई 1776। ठीक है, कौन मसौदा तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन। ठीक है, यानी कि जेफरसन। युद्ध का घटनाक्रम। युद्ध का घटनाक्रम। यानी कि लेक्सिंगटन और यानी कि कॉनकॉर्ड की लड़ाई 1775। 8 अप्रैल 1775 में जो है को युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, कब? तो 8 अगस्त 8 अप्रैल 1775 को जो है युद्ध शुरुआत हुई। ठीक है, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई। ठीक है, कब? तो 1775 में। साराटोगा की लड़ाई 1777 में अमेरिकी सेना की एक महत्वपूर्ण जीत, जिसने फ्रांस को अमेरिका का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। अगला है यॉर्क टाउन की घेराबंदी। 1781 में जो है अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं ने ब्रिटिश सेना को घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह युद्ध का अंतिम बड़ा संघर्ष था। कब? तो यॉर्क टाउन की घेराबंदी कब हुआ? तो 1781 में। साराटोगा की लड़ाई कब हुआ? तो 1777 में।
यानी कि लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई कब हुआ? तो 1775 में। ठीक है, अगला जो है पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि जो है 1783 ईस्वी में। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 13 फरवरी जो है 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 13 फरवरी 1783 को समाप्त हुआ था संधि द्वारा। ठीक है, 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1700 जो है कितना में, तो 89 में लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ब्रिटेन ने अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 13 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ब्रिटेन ने अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम और प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म। एक नए स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। गणतंत्र की स्थापना। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1700 जो है 89 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें जो है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक है, यानी कि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। अगला है मौलिक अधिकारों की घोषणा। ठीक है, मौलिक अधिकारों की घोषणा। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उदय। इनमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जिनसे बाद में फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। यानी कि ये जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उदय, इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जिनसे बाद में फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया। अंग्रेजों पर प्रभाव। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, जैसे कि आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ 1782 ईस्वी में। कब? तो 1782 ईस्वी में। और दूसरा जो है यहाँ पे कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला। कब? तो 1793 में। ठीक है, और आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। कब? तो 1800 में। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। व्यापारिक एकाधिकार का अंत। अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए रास्ते खुल गए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूत किया।